हेलो विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज रोई में पदस्थापित हूँ। आज अपन एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसके अंतर्गत एक अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले टॉपिक्स में भी अपन ने प्रोसीजर लॉ के बारे में विस्तार से चर्चा की। आज अपन सेक्शन 106 से 124 तक के सारे प्रोविजनों को विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन 106 जो है वो सीआरपीसी के अंतर्गत एडवांस कार्रवाई करना है। तो सभी समाजों में कानूनी व्यवस्थाओं में अपराधों की रोकथाम के लिए दो तरह की कार्रवाई की जाती है, जिसमें है निवारणात्मक कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई। तो दंडात्मक व्यवस्था क्या है? दंडात्मक व्यवस्था में होता है जब कोई अपराध कारित होता है तो मजिस्ट्रेट न्यायालय में उसके विरुद्ध अभियोग संस्थित किया जाता है। अपराध साबित होने पर न्यायालय द्वारा दंडादेश दिया जाता है। ये तो हो गई दंडात्मक व्यवस्था। अब दूसरी जो व्यवस्था है वो है निवारणात्मक व्यवस्था। तो इससे पहले कि कोई व्यक्ति अपराध को अंजाम दे, तो ऐसे अपराध को रोकने के लिए जो अग्रिम कार्रवाई की जाती है ताकि अपराध ही नहीं हो। तो पहली कार्रवाई में तो जो प्रोसीजर है, व्यक्ति अपराध करता है, उसके बाद में एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद में चालान पेश होता है, चालान पेश होने के बाद में ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद में जो भी अभियुक्त है उसका यदि जुर्म साबित होता है तो उसको न्यायालय दंडादेश देता है। लेकिन कुछ कार्रवाई ऐसी है जिनमें न्यायालय अग्रिम कार्रवाई करता है, जिसमें व्यक्ति ने अभी तक कोई अपराध नहीं किया गया है, लेकिन यदि ऐसी अवस्था है, ऐसी संदिग्ध अवस्था में कोई व्यक्ति पाया जाता है कि उससे यह युक्तियुक्त आशंका पैदा होती है कि अपराध करने वाला है, तो उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोक दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति ने अपराध ही नहीं किया है, और प्रश्न यह उठता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई करना क्या संवैधानिक है, क्या मौलिक स्वतंत्रताओं का हनन करता है? तो दूसरा प्रश्न ये उठता है, जब किसी व्यक्ति ने अग्रिम कार्रवाई करने से व्यक्ति को उपलब्ध जो मौलिक स्वतंत्रता है उसका हनन होता है। तो हनन तो होता है, लेकिन जो मौलिक स्वतंत्रता दी गई है उसमें संविधान में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो उन प्रतिबंधों के अंतर्गत ही अपन इसको देखते हैं। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। तो व्यक्तियों को विधि द्वारा जो स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराई गई है वो निश्चय प्रकृति की नहीं है, असीमित नहीं है, उसमें कुछ संविधान में ही सीमाएं लगाई गई है। दूसरा जो है, राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियों का दमन करने के लिए प्रत्येक सरकार को ऐसी शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए। तो इन्हीं कारणों से निवारणात्मक व्यवस्था संवैधानिक है, वैधानिक है। अब अपन जब प्रशासन के द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध निवारणात्मक कार्रवाई की जाए, जहाँ तक हो सके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालना होनी चाहिए। लेकिन तात्कालिक मामलों में कानून बनाने वालों ने इस सीमा का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कुछ हद तक अपवर्जित किया है, तो किया जाना असंवैधानिक नहीं है। तो जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, तो जब जहाँ कहीं तुरंत कार्रवाई करनी होती है तो वहाँ कुछ हद तक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा सकता है। अब अपन चर्चा करेंगे कि सेक्शन 106 से 153 तक जो निवारणात्मक व्यवस्थाएं दिखाई देती है, तो निवारणात्मक व्यवस्था निम्न है, धाराओं में दिया गया है। सेक्शन 106 से 124 में वैसे वो बताया गया है अपराध, और उसके बाद में 133 और 134 तात्कालिक प्रकृति के मामले हैं। इसे हम मुख्य रूप से दो वर्गों में बांट सकते हैं। तो आधार क्या है?
शांति एवं सदाचार बनाने के लिए वो सेक्शन 106 से 110 में दिए गए हैं, और इसकी प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया, वो 111 से 124 में दी गई है। तो आधार, वो कौन से आधार है जिन पर किसी व्यक्ति को शांति व सदाचार बनाए रखने के लिए आदेश दिया जा सकता है। तो इसमें अपन एक टेबल के जरिए इसको पूरे मामले को अपन समझ सकते हैं कि कौन कौन से आधार है, कौन न्यायालय इसमें कार्रवाई कर सकता है, क्या शक्ति है, क्या ग्राउंड है, और कितने समय के लिए उस व्यक्ति को शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए बाउंड कर सकते हैं। तो सेक्शन 106 के अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति सेशन न्यायालय द्वारा या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किया जाता है तो उसको 3 वर्ष के लिए शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति ली जा सकती है। तो ये 106 के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन 107 के अंतर्गत शांति भंग करना या शांति अथवा लोक व्यवस्था भंग करना, यदि किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत यदि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है जिससे यह युक्तियुक्त तो संभावना है कि वह व्यक्ति शांति भंग कर सकता है या लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से क्यों ना शांति परिशांति कायम रखने के लिए उससे प्रत्याभूति ली जा सकती है। तो ऐसे सेक्शन 107 के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है और उससे 1 वर्ष के लिए बॉन्ड लिया जाता है। राजद्रोहात्मक या अश्लील बातों का प्रकाशन, यदि कोई व्यक्ति ऐसी कोई विषय वस्तु का प्रकाशन करता है, प्रचार प्रसार करता है जो राजद्रोहात्मक हो या अश्लील हो, तो उनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष के लिए उसको प्रत्याभूति शांति और बनाए रखने के लिए कह सकता है। इसके बाद में सेक्शन 109 संदिग्ध सस्पेक्टेड कोई पर्सन है, यदि किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा या कार्यपालक मजिस्ट्रेट ये युक्तियुक्त तो आशंका है कि उसके क्षेत्राधिकार में कोई ऐसा व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति है जो कोई अपराध को अंजाम देने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति से शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए 1 वर्ष के लिए प्रत्याभूति ली जा सकती है। इसके बाद में सेक्शन 110 यदि कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी है, तो उसमें भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसको 3 वर्ष तक प्रतिभूत सहित, इसमें है उसमें तो प्रतिभूत सहित या रहित हो सकता है, बाकी जो सेक्शन 110 है जो आदतन अपराधी है उसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष के लिए प्रतिभूत सहित उससे प्रत्याभूति ले सकता है। तो ये टेबल के अंतर्गत अपन देख सकते हैं कि जो सेक्शन 106 है इसमें दोष सिद्धि पर, मतलब उसको दोष किसी भी अपराध में, ऐसे कोई भी अपराध जो शांति भंग से संबंधित है उस समय दोष सिद्धि पर उस पर 3 वर्ष का प्रत्याभूति ली जा सकती है, जिसमें सेशन न्यायाधीश या प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर सकता है। बाकी जो सेक्शन 107 से लेकर और 110 के अंतर्गत जो दिया गया है वो अग्रिम कार्रवाई है, जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट उनसे प्रतिभूति मांग सकता है। अब अपन इसको विस्तार से डिटेल चर्चा करेंगे। सेक्शन 106 दोष सिद्ध किए जाते समय शांति बनाए रखने के लिए प्रत्याभूति। तो जब अपराध के लिए या उसके दुष्प्रेरण के लिए दोषी ठहराया जाता है तो दोष सिद्धि करता है, तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए एवं बॉन्ड निष्पादित करने का आदेश दे सकता है, जो प्रतिभूत सहित या रहित किसी प्रकार का हो सकता है। इसकी अवधि 3 वर्ष की होगी। उद्देश्य ऐसी अवधि तक शांति बनाए रखे। अब उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट अपराध निम्न है। जो अपराध दिए गए हैं वो कौन कौन से अपराध है, तो उस व्यक्ति ने भारतीय दंड संहिता के अध्याय 8 में उल्लिखित अपराधों में से किसी अपराध को घटित नहीं किया हो,
जैसे कि सेक्शन 153A, 153B, 154 से भिन्न कोई भी अपराध। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे, अर्थात इसमें निम्न अपराध किए हो जैसे विधि विरुद्ध जमाव, दंगा या हमला या आघात, आपराधिक बल या रिष्टि, आपराधिक अभित्रास, शांति भंग करने विषयक अपराध, उपयुक्त अपराधों का कोई भी दुष्परिणाम। अब निवारणात्मक व्यवस्था में कार्रवाई करने के अधिकारिता कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, लेकिन सेक्शन 106 में इसका अपवाद है। जो अग्रिम कार्रवाई की जाती है, निवारणात्मक कार्रवाई का ये अपवाद है कि सेक्शन 106 के अंतर्गत जो कार्रवाई की जाती है वो सेशन न्यायालय द्वारा की जाती है या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो 106 में निवारणात्मक कार्रवाई का आदेश देने की जो शक्ति दी गई है वो न्यायपालिका या न्याय विभाग को दी गई है। तो अभियुक्त की दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रत्याभूति किसके द्वारा ली जाती है एवं किस समय तक? तो प्रत्याभूति सेशन न्यायाधीश द्वारा या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जाती है। इसमें किसी मजिस्ट्रेट सम्मिलित है, इसमें सभी मजिस्ट्रेट सम्मिलित है, चाहे वो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो अपर सहायक सेशन न्यायाधीश हो, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इसमें सम्मिलित है, सहायक सेशन न्यायाधीश इसमें सम्मिलित है, अपर सहायक सेशन न्यायाधीश इसमें सम्मिलित है। परंतु ये शक्ति द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपलब्ध नहीं है। अवधि 3 वर्ष तक की प्रत्याभूति या बंधपत्र इसमें होता है। अब है ऐसे बंधपत्र 106 में निष्पादित किया जाना वाला का प्रवर्तन कब से होगा? तो जब किसी व्यक्ति के द्वारा शांति और सदाचार के लिए बंधपत्र का निष्पादन का आदेश दिया जाता है, तो बंधपत्र का निष्पादन तभी उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से बंधपत्र का निष्पादन किया गया हो। अब जुर्माना दंडा उसी दिन से प्रभाव में आएगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आधार ये हुए। इसके बाद में लेकिन न्यायालय ने कारावास का दंडादेश दिया है तो उस दिन से जिस दिन अभियुक्त को कारावास से मुक्त किया जाए, जैसे कि मुक्त किया जाता है, तो उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र प्रवर्तन शुरू हो जाएगा। मतलब जब इन अपराधों के लिए अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाता है तो उसमें यदि न्यायालय ने दंडादेश मतलब केवल जुर्माना का पनिशमेंट दिया है तो उसी दिन से, और यदि कारावास का पनिशमेंट दिया है तो जिस दिन से वो कारावास भोगने के बाद में जब वो जाएगा तो उसी दिन से उसका परिशांति कायम रखने के लिए प्रत्याभूति जो दी गई है वो लागू हो जाएगी। तो ऐसी जो दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील की और अपीलीय न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय ने ऐसी दोष सिद्धि की अपील को रद्द या अपास्त कर दिया तो बंधपत्र प्रभावशील रहेगा। अगर ऐसी दोष सिद्धि को रद्द अपास्त कर दिया जाता है तो बंधपत्र स्वतः रद्द हो जाता है। तो आज अपन सेक्शन 106 को विस्तार से चर्चा की, जिसमें के अंतर्गत अपन ने अग्रिम कार्रवाई के बारे में चर्चा की है कि सेक्शन 106 के अंतर्गत दोष सिद्धि पर मतलब इसके अंतर्गत दोष सिद्धि पर सेशन न्यायालय या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बंधपत्र निष्पादित करने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे